तो स्टूडेंट मैं आ गया कक्षा 12 वालों के लिए कार्बनिक यौगिकों के आईपीएससी नामकरण का अगला लेक्चर लेकर के। तो स्टूडेंट पिछले लेक्चर 4 है और जो भी स्टूडेंट जो है कार्बनिक यौगिकों के आईपीएससी नामकरण के पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, मतलब लेक्चर 1, 2, 3, वो उनको पहले देख लें। इसी चैनल पे वो अवेलेबल है, मिल जाएंगे तीनों लेक्चर। तो स्टूडेंट या यूट्यूब पर एटॉमिक कोचिंग क्लासेस सर्च करके आप आईपीएससी नामकरण के सभी लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। ये आईपीएससी नामकरण का चौथा लेक्चर है। तो स्टूडेंट पिछले लेक्चर तक हमने ये समझा था कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसमें, पिछले लेक्चर तक हमने ये समझा था कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कार्बनिक यौगिकों में जनक श्रृंखला का जो अंकन होता है वो कैसे किया जाए। तो उसमें हमने नियम पढ़ चुके थे कि कहां से करना चाहिए। अगर सपोज दैट किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह होता है तो कैसे अंकन करते हैं, हमने बताया था। अब यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तब जनक श्रृंखला का अंकन कैसे करना चाहिए वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, मान लीजिए इसका नियम क्या है, हम यहां लिख देते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तब जनक श्रृंखला का अंकन। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया जाता है तो उसमें जनक श्रृंखला चुनना होता है। फिर जनक श्रृंखला चुनने के बाद उस जनक श्रृंखला का अंकन करना होता है। तो स्टूडेंट हम इसमें हम बता दें इसमें किस तरीके से मतलब आपको जनक श्रृंखला का अंकन करना होता है। तो इसका नियम है कि वरीयता सारणी जो मैंने लेक्चर 1 में लिखवाया था, उस वरीयता सारणी को आपको पता होना चाहिए कि वरीयता सारणी क्या होती है। मतलब मैं बता दे रहा हूं, देखिए वरीयता सारणी में जो क्रियात्मक समूह, जैसे मान लीजिए क्रियात्मक समूह जो वरीयता श्रेणी उसमें हमें ये पता होना चाहिए किस क्रियात्मक समूह की वरीयता अधिक है। जैसे मान लीजिए हम बता दें जो COOH है, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है और इसकी वरीयता सबसे अधिक होती है, जिसको कहते हैं आप ओइक अम्ल। इसके बाद वरीयता जो आती है वो SO3 या तो मैं ऐसे फिर से आपको मैं टेबल के हिसाब से बता देता हूं किसकी वरीयता सबसे अधिक होती है। और अब जो स्टूडेंट इसको नोट नहीं किए नोट कर लेना। देखिए स्टूडेंट आपको बता दूं क्रियात्मक समूह, हाँ क्रियात्मक समूह जो है, जैसे सबसे अधिक वरीयता एक्चुअली स्टूडेंट होती है COOR, एक्चुअली कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है। और एक्चुअली इसका जो अनुलग्न इंपॉर्टेंट होता है, इन सब पूर्व लग्न तो ज्यादा यूज नहीं होता है। तो जो अनुलग्न है, इसका अनुलग्न है ओइक अम्ल, इसका अनुलग्न है ओइक अम्ल। उसके बाद वरीयता किसकी आती है, तो उसके बाद वरीयता आती है SO3H, ये होता है सल्फोनिक अम्ल
का क्रियात्मक समूह। और इसका जो अनुलग्न होता है सल्फोनिक अम्ल ही होता है, सल्फोनिक अम्ल, इसका सल्फोनिक अम्ल होता है। उसके बाद वरीयता आती है स्टूडेंट डैश सी ओ आर, डैश COOR। ये जो है एक्चुअली एस्टर होता है स्टूडेंट, ये एस्टर होता है, एस्टर। और इसका जो अनुलग्न होता है O8 होता है, O8। तो बच्चों देखिए ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आप इसको जो स्टूडेंट अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो पिछला लेक्चर देख लें, और मतलब जो भी स्टूडेंट देख चुके हैं पिछला लेक्चर वो इसको देखें और इसको नोट करिए। आप नोट करेंगे तो याद होगा। एस्टर, इसकी वरीयता तीसरे नंबर पे आती है, इसको O8 कहते हैं। और एक कक्षा 11-12 मतलब इंटरमीडिएट के स्टूडेंटों के लिए ये मैं कार्बनिक यौगिकों के IPSC नामकरण का लेक्चर बना रहा हूं और इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकेंगे। अभी तो ज्यादा लेक्चर हुए नहीं है, तो इसको आप पढ़ेंगे 11 के स्टूडेंट या 12 के स्टूडेंट पढ़ेंगे तो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी जो थोड़ा जो है लेक्चर अभी समय लग जा रहा है, आ नहीं पा रहा है जल्दी जल्दी, तो मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर जो है रोज का रोज आए। तो अगला जो क्रियात्मक समूह होता है स्टूडेंट डैश COX, इसकी वरीयता इसके बाद होती है और ये होता है इसको कहते हैं एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, हैलाइड। और इसका अनुलग्न जो होता है आइल हैलाइड होता है, आइल हैलाइड, हैलाइड। इसके बाद जो क्रियात्मक समूह में वरीयता आती है वो आती है डैश CONH2, डैश CONH2। ये होता है स्टूडेंट एमाइड, एमाइड। और इसका अनुलग्न एमाइड ही होता है, एमाइड ही होता है। और क्रियात्मक समूह जानते हैं तो ये थोड़ा याद भी करना पड़ेगा अभी। और क्रियात्मक समूह क्या है? क्रियात्मक समूह और उनके अनुलग्न, अनुलग्न। जैसे स्टूडेंट अब आपका आता है डैश CHO, इसको एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड। और इसका जो होता है क्रियात्मक अनुलग्न वो अल होता है, इसका जो अनुलग्न होता है। स्टूडेंट थोड़ा गलती हो गई, एल्डिहाइड इसके बाद आता है स्टूडेंट, इसके बाद एमाइड के बाद आता है एमाइड के बाद आता है नाइट्राइल, जो नाइट्राइल आता है। जैसे डैश C≡N, डैश, इसको नाइट्राइल कहते हैं, नाइट्राइल। नाइट्राइल के बाद ही आता है CHO, जिसको एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड। और इसका क्रियात्मक अनुलग्न होता है अल। तो बहुत जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव होती है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, कार्बनिक रसायन, थोड़ा उसमें चीजें एक दूसरे से कंबाइन होती हैं। इसलिए आप जब शुरुआत से आप पढ़ेंगे कोई चीज, पूरा हर एक चीज देखते जाएंगे, थोड़ा वीडियो को आप देखते पूरा देखेंगे तो आपको इसका जरूर जरूर फायदा होगा। मैं इतना बता दूं आपको, इसका फायदा होगा आपको जो है। तो अल, उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड O एक्चुअली होता है कीटोन, कीटोन, और इसका अनुलग्न होता है ओन। और उसके बाद आता है स्टूडेंट आपका OH। ये OH जो होता है आपको पता है ये एल्कोहल, एल्कोहल या फिनाल, फिनाल का क्रियात्मक समूह होता है और इसको आल यूज किया जाता है। और उसके बाद एक आता है SH, इसको कहते हैं थायो एल्कोहल, थायो
एल्कोहल हाल या मर्केप्टन मर्केप्टन का क्रियात्मक समूह होता है और इसको थाईओल कहते हैं। अनुलग्न के में थाईओल लगाते हैं। और इसके बाद आपका आता है स्टूडेंट NH2 जिसको एमीन कहते हैं, एमीन, और इसका अनुलग्न एमीन ही होता है। और उसके बाद आता है डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ये आपको पता है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसको एल्कीन कहा जाता है। तो ये एल्कीन है। अच्छा, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच अगर एकल बंध होता है तो एल्केन होता है। एल्केन, डबल बंध वाले को एल्कीन कहते हैं, और इसको ईन लगाते हैं, डैश, इस सब में डैश रहेगा, ईन कहते हैं, इस सब में डैश रहता है, ईन कहते हैं। और इसके बाद लास्ट वाला आता है C ट्रिपल बॉन्ड C डैश। ये जो होता है एल्काइन होता है, एल्काइन, और इसको आइन कहते हैं, आइन। तो स्टूडेंट थोड़ा लंबा चीजें हो जाएगी, लेकिन आपको इसको शॉर्टकट में मैं बता देता हूं। जो ये वरीयता सारणी है, क्रियात्मक समूहों की वरीयता सारणी है, और क्रियात्मक समूहों की वरीयता सारणी से पता चलता है कि किस क्रियात्मक समूह की वरीयता अधिक है या कौन प्रमुख क्रियात्मक समूह है। वरीयता जिसकी अधिक है वो प्रमुख क्रियात्मक समूह है। तो जब हमें कोई कार्बनिक यौगिक मिलता है, आप पूरे नियम का आप कंसेप्ट समझिए, इसका पूरा नियम का कंसेप्ट समझिए कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो जनक श्रृंखला चुनने के बाद, पहला काम तो है जनक श्रृंखला। अच्छा हाँ, जनक श्रृंखला का चुनाव आपको लेक्चर 2 में मिल जाएगा। जनक श्रृंखला का चुनाव कैसे करते हैं, अंकन जो है लेक्चर 3 में है, और अभी लेक्चर 4A है। तो जो है, हाँ, जो इसमें मैं नियम ये आपको लिखवा देता हूं, आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। मुझे लग रहा आवाज ठीक ही आ रही होगी, वॉइस जो है ठीक ही आ रही होगी। देखिए स्टूडेंट, जब क्रियात्मक समूह एक से अधिक होते हैं किसी कार्बनिक यौगिक में, तो इस तरीके से अंकन करना पड़ता है कि जो प्रमुख क्रियात्मक समूह हो उसको कम से कम संभावित अंक प्राप्त हो, न्यूनतम संभावी अंक प्राप्त हो। मतलब यहां पे लिख देते हैं, इस प्रकार अंकन करते हैं, अंकन करते हैं कि प्रमुख क्रियात्मक समूह को प्रमुख क्रियात्मक समूह मतलब, जैसे सपोज दैट आपको मैं बता दूं कि ये है, एक एग्जांपल है CH2, एक एग्जांपल है जो है मार्कर है, देखिए एक एग्जांपल है CH2 COOH, यहाँ पे OH, CH2 COOH। तो यहां पे देखिए दो क्रियात्मक समूह, एक तो हाइड्रोक्साइड है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का है क्रियात्मक समूह। तो यहां पे अगर हम जनक श्रृंखला लेते हैं स्टूडेंट, तो जनक श्रृंखला तो आपको पता है कि जनक श्रृंखला यही होगी, तीनों कार्बन जनक श्रृंखला के अंतर्गत आएंगे। तो अब इस जनक श्रृंखला अंकन हम इधर से करें 1 2 3 1 2 3, कि हम इधर से करें 1 2 3, यही हमारा का, इसी को हमें समझना है कि किधर से अंकन करना चाहिए।
तो इसके लिए बताया गया कि इस प्रकार अंकन करते हैं कि प्रमुख क्रियात्मक समूह को न्यूनतम संभावित अंक प्राप्त हो, संभावित अंक प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए अब इसमें इसको 3 प्राप्त हो रहा है, अगर ऊपर के अगर ऐसे देखा जाए 1 2 3, मैं यहाँ पे नीचे कैलकुलेट किया 1 2 3 अंकन किया, ऊपर किया। अगर ऊपर से देखा जाए तो जो प्रमुख, यहाँ पे देखिए पहले देख लीजिए कि प्रमुख क्रियात्मक समूह, यहाँ पे OH तो सबसे नीचे होता है, COH ऊपर होता है, तो प्रमुख क्रियात्मक समूह COOH हुआ। अब यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे जो है प्रमुख क्रियात्मक समूह COOH हुआ, और यहाँ पे इसको अगर इस तरीके से अंकन करते हैं 1 2 3 तो प्रमुख क्रियात्मक समूह को 3 प्राप्त हो रहा है। अगर हम ऐसे करते हैं 1 2 3 तो प्रमुख क्रियात्मक समूह को 1 प्राप्त हो रहा है। तो स्टूडेंट न्यूनतम अंक प्राप्त हो, इस तरीके से अंकन करना है, मतलब नीचे वाला अंकन सही है, ऊपर वाला अंकन नहीं सही है। तो हमें इस तरीके से इसका अंकन कर लेना चाहिए। तो ये हो गया सही अंकन, सही अंकन। तो मैं इसको लिख देता हूं 1 तो स्टूडेंट वो वीडियो में बना रहा था, क्रियात्मक समूह जब हो जाए आए कार्बनिक यौगिकों में तो किस तरीके से अंकन करना चाहिए, जनक श्रृंखला का अंकन किस तरीके से करना चाहिए। तो माइक का आवाज छोड़ देने के कारण वो वीडियो कट करके मुझे उसमें ऐड करना पड़ा है। देखिए, तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CO डबल बॉन्ड O, CH2। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जो होता है वो कीटोन समूह होता है, और AC डबल बॉन्ड C जो होता है एक्चुअली एल्कीन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने क्रियात्मक समूह की वरीयता साइड लिखा चुका हूं, और उसमें पता होना चाहिए कि कीटोन जो होता है क्रियात्मक समूह की वरीयता साइड में ऊपर होता है, और जो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C मतलब एल्कीन जो होता है वो क्रियात्मक समूह में नीचे होता है। तो यहाँ पे जो वरीयता है वो C डबल बॉन्ड O की है, मतलब कीटोन की वरीयता अधिक है। ये C डबल बॉन्ड O कीटोन हो गया, और C डबल बॉन्ड C ए स्टूडेंट एक्चुअली ए हो गया एल्कीन। तो स्टूडेंट हम सीधे बात में चलते हैं अपने, किस क्या करना है, हमें जनक श्रृंखला का अंकन करना है। तो हमारी जनक श्रृंखला तो यही होगी C। इसमें अंकन हमें इधर से करना चाहिए 1 2 3 4। इस तरीके से अंकन करने से हमें जो प्रमुख क्रियात्मक समूह कीटोन है उसको न्यूनतम संभावित अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो यही अपनी सही अंकन है, यही इसका सही अंकन है। स्टूडेंट आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से बता दूं, अगर आप जनक श्रृंखला का अंकन इधर से करते हो 1 2 3 तो प्रमुख वरीयता जिसकी है, जिस क्रियात्मक समूह मतलब कीटोन की वरीयता है, उसको संभावित अंक 3 प्राप्त होता है, जो कि इस तरीके के अंकन से अधिक है। तो इसलिए इसको आप समझ लीजिए कि अंकन उधर से करना है कि प्रमुख क्रियात्मक समूह को न्यूनतम मतलब कम से कम अंक प्राप्त हो। चलिए इसमें अगला कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्रियात्मक समूह हो गया COOH और एक हो गया फिर एल्कीन। तो आपको पता होना चाहिए वरीयता सारणी में सबसे पहले डैश COOH ही लिखा जाता है, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है स्टूडेंट, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है, और इसकी वरीयता सबसे अधिक होती है। तो जाहिर सी बात है इसमें अंकन हमको 1 2 3 इधर से करना होगा स्टूडेंट। अगला कोई एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट।
तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखिए एक जगह कोई क्रियात्मक यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह यूज हुआ है एक एल्कीन है और एक ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है। तो आपको पता होना चाहिए क्रियात्मक समूह में की वरीयता सारणी में सबसे नीचे एल्कीन आता, एल्कीन पहले आता है, फिर इसके नीचे एल्काइन आता है, एल्काइन आता है, डैश ट्रिपल बॉन्ड C डैश। तो इससे पता चलता है कि वरीयता यहां पर एल्कीन की है, इसलिए अंकन इधर से करना चाहिए 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वरीयता सारणी क्या है तो मैं आपको फिर से बता दूं, आप कार्बनिक यौगिकों के आईपीएससी नामकरण का लेक्चर 1 देखिए, कार्बनिक यौगिकों के आईपीएससी नामकरण का लेक्चर 1 देखिए, या इसी लेक्चर में ही देखिए मैंने कार्बनिक यौगिकों की वरीयता सारणी बनवाई है। उसको पहले आप क्या करिए, उसको आप एक पेन से लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, जिससे सारी बातें आ जाएंगी। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं। अब अगला वीडियो जो लेक्चर 5 आएगा उसमें सीधे सीधे जो है कार्बनिक यौगिक लिए जाएंगे जिस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं और उनका आईपीएससी नामकरण किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।